हेलो। लास्ट लेक्चर हमने ड्राइंग रीडिंग का छोड़ा था, जिसपे हमने सब चीज़ें डिस्कस हो गई थी कि कॉलम्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, कास्टिंग हाइट को, और बीम्स को किस तरीके से देखना होता है, स्टेयरकेस को क्या देखना होता है ना? तो अभी स्टेयरकेस का रह गया था। एक तो हमें डिस्कस करना है स्टेयरकेस, ठीक है? और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे अभी लिफ्ट का एक ये रह गया था, तो लिफ्ट का भी हम ड्राइंग को स्टडी कर लेंगे। तो इस रेज़िडेंशियल और एक तरीके से ये वाली जो है ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है ये। तो सेम रेज़िडेंस में भी अगर बिल्डिंग आएगी, आप तो उसको भी अब इस तरीके से ड्राइंग रीड कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले मैं लिफ्ट के बारे में बताता हूँ। एक जनरली लिफ्ट का जो पिट रहता है ना, वो प्लिंथ लेवल से 1500 एमएम की हाइट तक रहता है। जैसे एज़ पर लिफ्ट रिक्वायर्ड 1500 एमएम टिपिकल, ठीक है? और ये है बेसमेंट लेवल। बेसमेंट लेवल से ग्राउंड लेवल 2300 इन्होंने दिखाया हुआ है, और यहाँ से बेसमेंट लेवल यानी कि बेसमेंट का फिनिश लेवल, इससे हमें राफ्ट कितनी रखनी है, 1500 रखनी ही रखनी है, ठीक है? तो चलते हैं, ये है बेसमेंट लेवल, यहाँ पे हमारा फ्लोर बना हुआ है ना? और यहाँ से नीचे हम चले गए 1500। ये टिपिकल हर लिफ्ट के लिए होता है, अधिकतर 1500, और जो बड़ी हैवी लिफ्ट होती हैं, उनमें ये हाइट 1500 से ज़्यादा भी हो जाती है। 2000 2500 तक वैरी कर जाती है। अब फुटिंग के रिइंफोर्समेंट में जो राफ्ट का रिइंफोर्समेंट है वर्टिकल, इसमें हमने बीटेक में पढ़ा था कि अगर इस तरीके से रिटेनिंग वॉल है, तो यहाँ से आता है एक्टिव प्रेशर, जहाँ से सॉइल आती है, ठीक है? और यहाँ से आता है पैसिव प्रेशर, जब यहाँ पे हम पानी भर देते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तो कोई पानी भरने का नहीं, ये तो खाली रहेगी ये वाली जगह, केवल एक्टिव प्रेशर इस पे आएगा। तो इसलिए इस वाली जो ये वाला पोर्शन है सॉइल की साइड का फेस, इसको हेवी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है बेंडिंग के लिए, है ना? और यहाँ ये वाला जो है, इसको लोअर रेनफोर्समेंट दिया जाता है, थोड़ा-सा हल्का। दोनों का रीज़न क्या है कि जब प्रेशर आएगा तो यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, और बेंडिंग होने तक यहाँ का पोर्शन पे इतना स्ट्रेच आएगा नहीं, तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हम कम कर देते हैं, और राइट हैंड साइड पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा कर देते हैं। जब भी आप रिटेनिंग वॉल की जो है ड्राइंग देखेंगे, तो ये कांसेप्ट दिमाग में रख के देखेंगे, है ना? कि जिधर से रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर आ रहा है, वहाँ पे रेनफोर्समेंट हैवी डाला जाएगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको अब ये ड्राइंग पे लेके चलता हूँ। देखिए, इसमें जो है हॉरिज़ॉन्टल बार्स तो 8 एमएम के दिए हुए हैं, 175 सेंटर सेंटर, ठीक है? पर देखिए ये रहा, 10 एमएम का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, 125 सेंटर टू सेंटर, और अंदर की साइड क्या लिफ्ट पे दिया हुआ है, 8 एमएम का 1500, वो 150 सेंटर टू सेंटर, ओके? ये तो हो गया लिफ्ट का, बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल का। और जो लिफ्ट की वॉल है जो वर्टिकल आएगी, क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला ही नहीं है, यहाँ तक अगर फिलिंग होगी, जैसे इतना एरिया को मैं लेके चलता हूँ आपके लिए, जो ये वाला पोर्शन है मेरा, इतना, इसमें आपके यहाँ तक मतलब इस पोर्शन में सॉइल फिलिंग आएगी कि यहाँ पे हो सकता है सैंड लेयर आए 150 एमएम की, है ना? फिर इसके बाद हो सकता है हम यहाँ से कॉम्पैक्टेड अर्थ फिल करें इधर की तरफ, तो ये प्रेशर किधर जाएगा? ऐसे जाएगा इधर,
यहाँ एक्टिव और यहाँ पैसिव, यहाँ होलो है तो यहाँ पे नो प्रेशर, ठीक है? तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 8 का तो सरिया सेम रहेगा, पर इन्होंने वर्टिकल भी 10 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर सेम ही कर दिया। ये सेम सरिया देने का रीज़न क्या होता है, जब लोअर हाइट पे एक जैसा सरिया दे देते हैं, वो सेवर साइड पे दे देते हैं। डिज़ाइन इसके लिए करा है, यहाँ पे भी दे दिया, जिससे ये वाले सरिया जैसे 12 मीटर की लेंथ आती है, उसको मैंने 4 मीटर या 6 मीटर काट दिया। उसके बाद मुझे 8 मीटर इतना काटना है। तो मेरी जो बची हुई लेंथ है, ये कहीं वेस्ट ना हो जाए या इसकी कट पीस ना बचे, इसलिए हमने 10 mm का सेम कर दिया। ये एक वैल्यू इंजीनियरिंग का पार्ट भी बन जाता है, ठीक है? इस तरीके से हमें ड्राइंगों को देखना होता है, समझना होता है और एक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी होती है। डिज़ाइनिंग तो कोई भी आपको डिज़ाइनर तो मतलब मिल जाते हैं, पर वैल्यू इंजीनियर को हाथों-हाथ ध्यान में रख के ये काम किया जाता है। तो हमारी लिफ्ट का कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है, ये टेपर है ना? यहाँ पे फुटिंग जहाँ पे वर्टिकल लोड आ रहा है, वहाँ पे डेप्थ ज़्यादा कर रखी है, 750 आपको ये दिख रही है ना? यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो हमेशा फुटिंगों में कवर रखा जाता है, वो 50 mm रखा जाता है। और इसका रीज़न क्यों है? रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है, कंक्रीट जैसे-जैसे पानी के अंदर जाती जाएगी, है ना? या वेट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी, तो वाटर पेनिट्रेट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कवर को बढ़ा देते हैं। काफ़ी जगह आप देखेंगे कि ये कवर 75 mm तक भी कर दिया जाता है ना? तो ये रीज़न होता है कि कंक्रीट में सबसे ज़्यादा वो उसमें फुटिंग में सबसे ज़्यादा कवर दिया जाता है। ठीक है? अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और कोई भी डाउट अगर आपको लेक्चर के दौरान लगता है, तो आप इसमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, सोच के बैठते हैं कि लेक्चर में ये कवर कर देंगे और पॉइंट रह जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जो कि मेरे से मिस हो गया है, तो वो मैं इसमें कवर कर दूँगा। हालाँकि ये लेक्चर भी 10 मतलब 10 लेक्चर सारे बनाने हैं और ये बहुत ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है, पर कोशिश ये रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। अभी मैं चलता हूँ स्टेयरकेस पे लेके आपको, है ना? ये देखिए, ये है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ठीक है? उस कन्फ्यूज़न को मैं आज इतने अच्छे से क्लियर करूँगा कि आपको स्टेयरकेस की ड्राइंग पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना? जैसे कि ये वाले जो मेन बार्स हैं, ये चलते कैसे हैं, है ना? और ये कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं, जैसे जो बॉटम बार है वो ऊपर जाके टॉप में कन्वर्ट हो गया, है ना? और जो बॉटम बार यहाँ पे लैंडिंग में आया, वो यहाँ पे इस फ्लाइट में टॉप का बार बन गया, ठीक है? और जो टॉप बार था, वो यहाँ पे यहाँ तक टॉप रहा और फिर एक्स्ट्रा हो गया। इसको एक बार मैं ड्रॉ करके ज़रूर दिखाऊँगा आपको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए, ठीक है? थिकनेस कितनी है 150 mm और लैंडिंग की थिकनेस कितनी है? सेम ही रखी हुई है ना? अधिकतर 175 या 150 mm ही आपको ये थिकनेस देखने को मिलेगी। देखिए, आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये स्टेयरकेस में होता क्या है। स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, जिससे कांसेप्ट में कोई भी चीज़ बचे ना क्लियर होने से, कि ये मेरी एक फुटिंग है। मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? ये मेरी एक फुटिंग थी, जिसमें जो रेनफोर्समेंट था, वो ऐसे बना हुआ है। ये रेनफोर्समेंट है, ठीक है? जो भी है, ये ये टॉप, ये मेन। अभी क्या होता है, हमें डावल्स देने होते हैं जहाँ पे भी जीना आ रहा होता है, वहाँ पे जैसे ये फुटिंग है, ये टॉप व्यू है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ना डॉट-डॉट करके स्टेयरकेस डॉवल्स डिनोट कर दिए जाते हैं। ये ऐसे मार्क कर दिया जाता है क्लाउड करके, ये लिखा जाता है
स्टेयरकेस डॉवल्स, है ना? अब ये निकलते कितने हैं? जैसे एक डॉवल 200 एमएम की एल रहती है इसकी, वर्टिकल ऐसे गए। प्लिंथ लेवल से थोड़ा ऊँचा निकाल दिया इसको। मान लिया ये प्लिंथ लेवल है, इसको मैंने ले गया यहाँ तक। मान लिया कि मैंने 1.5 मीटर ऊँचा निकाल दिया। फिर इसी के साथ इसका एक और जाएगा, वो इससे निकल गया 2.5 मीटर ऊँचा, ठीक है? ये चला गया 2.5 मीटर, 1 मीटर का डिफरेंस आ गया। फिर इसी तरीके से दूसरे प्लिंथ लेवल से ऊँचे निकालूँगा मैं। आपको जस्ट समझाने के लिए कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ये भी सेम मैंने रखा 1.5 मीटर और ये 2.5 मीटर, ठीक है? अभी यहाँ से आने के बाद, ठीक है? अब आप देखेंगे कि ये वाली जो बार्स हैं, ये अब आगे चलेंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो मैंने ये बार खड़ी कर रखी है ना प्लिंथ लेवल पे, ये वाली, इनको मैं जब मैं यहाँ पे कास्टिंग कर दूँगा, प्लिंथ लेवल पे आ जाऊँगा और मुझे अब फ्लाइट लेके जानी है, तो फिर मैं इनको यहाँ से जैक लगा के ऐसे मोड़ूँगा, ठीक है? ये बार भी ऐसे मुड़ जाएँगी और यहाँ पे नीचे शटरिंग लगेगी। ये शटरिंग है, यहाँ पे कवर्स लगेंगे, कवर ब्लॉक, फिर उसके ऊपर ऐसे ये सरिया चलेगा। ना आई होप ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है? उसके बाद ये ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जैसे यहाँ पे हम मैं प्लिंथ लेवल तक तो आ ही गया, ये प्लिंथ लेवल तक तो मैं आ ही गया। मुझे ऊपर भी बार्स को बैंड करके जाना है, तो ये जो पहले मैंने शटरिंग लगाता हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूँगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से। फिर हमने शटरिंग लगा ली, जीने की शटरिंग में भी बहुत ज़्यादा खेल होता है ना? पहली ये शटरिंग, जो पहली फ्लाइट की शटरिंग तो ऐसे, दूसरी फ्लाइट की शटरिंग एक सीढ़ी ऐसे आगे चल के जब ऐसे जाती है, उसका भी रीज़न होता है। जीने की शटरिंग में सबसे ज़्यादा फँसते हैं, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपके लिए, रेनफोर्समेंट के लिए भी और शटरिंग के लिए भी। यहाँ पे जीने में ही सबसे ज़्यादा पता चलता है कि इंजीनियर कितना बड़ा है। हाँ, ये जो कुछ डॉवल्स आपके ऐसे निकले हुए थे, 1 मीटर और 2.5 मीटर, है ना? 1.5 मीटर और 2.5 मीटर के समथिंग, इसको मैंने ऐसे मोड़ा, ये वाला जो भी बार है, एक तो मेरा जाएगा स्ट्रेट ऊपर तक, ठीक है? और मान लिया ये ऊपर के कवर तक पहुँच गया। अब ये नीचे ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे नहीं मुड़ेगा, ये ऊपर वाले बार तक जाके केवल एलडी आगे तक जाएगा। अगर ये 10 एमएम का सरिया है, तो ये ओनली 500 एमएम जाएगा, ठीक है? अब आप कहेंगे ये कितना जाएगा ये भी निकालना बताएँगे आपको, ठीक? पहला सरिया तो आपका ये वाला जो है, ये ऐसे चला गया। दूसरा सरिया आपका केवल यहाँ से ऐसे थोड़ा-सा सीधा होके, यहाँ जी उसमें दिया हुआ होता है ड्राइंग में, कितना आगे आएगा। हम इसको यहाँ से आगे मानेंगे, यहाँ से 1000, देखिए ड्राइंग में यहाँ से 1000 बैंड से,
जहाँ से हमारी फ्लाइट शुरू हो रही है, ठीक है? तो फ्लाइट मेरी यहाँ टक्कर से शुरू हो रही है। आप कहेंगे कि यहाँ से शुरू हो रही है, नहीं, फ्लाइट शुरू हो रही है यहाँ टक्कर से, ठीक है? तो हमें यहाँ से इसको 1000 आगे रखना है। नीचे में बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है? यहाँ से हमारा 1 मीटर हो गया। फिर जो ये वाला रेनफोर्समेंट था लैंडिंग का रेनफोर्समेंट यहाँ से एल देके आप आएंगे सीधे, ठीक है? और यहाँ बैंड पे आके ये टॉप बन जाएगा। ये तो 1000 ही आगे जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये वाला और ये वाला बार आपका कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये बॉटम बार जो है ये ऐसे सीधा जाएगा और ये केवल एलडी तक जाएगा यहाँ तक। ठीक, और अब इस पे जो लैंडिंग का है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन वो आप यहाँ पे बाइंड कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से कुछ, अगर मैं जैसे इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो ये ए को मैंने यहाँ लैप किया और बी को मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। फिर बी, ए मेरा यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है? और बी ये था, फिर ये मेरी बार है सी, ये सी बार है और ये बार है डी, यानी कि सी और ए तो हो गई बॉटम बार, बी और डी हो गए टॉप बार्स। ये रेनफोर्समेंट का क्लियर कर दिया। अब जो ये शटरिंग होती है ये कैसे लगानी पड़ती है? शटरिंग में हमेशा 10 mm का मार्जिन लेना होता है। आप इसे 15 से 20 भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब शटरिंग लगती है तो उसे सेट करने में, जब कंक्रीट पोर होती है तो वो थोड़ी दबती भी है, तो एकदम अपने एक्यूरेट लेवल पे आ जाती है अगर आपके पास 10 mm का मार्जिन है, ठीक है? तो अभी क्या है, जैसे मैंने देखा, इसके लिए मुझे एलिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टेयरकेस का एलिवेशन अलग से होता है, पर यहाँ पे डिटेल ड्राइंग में दिया हुआ है, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, है ना? इसको बहुत ईज़ी वे में मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ स्टेयरकेस की ही ड्राइंग में, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्लोर लेवल है जैसे, और ये मेरा टॉप लेवल है। यहाँ से यहाँ तक मेरी दूरी 3200 mm है, ठीक है? अब जो मेरी ये लैंडिंग है, फर्स्ट लैंडिंग, मुझसे कहा गया है कि मेरी जो फर्स्ट लैंडिंग का फिनिश लेवल है, वो है 1600 mm, ठीक? अब 1600 mm के लिए लैंडिंग मेरी कितनी आ रही है? 150 mm थिक है ये, है ना? अब 150 mm अगर थिक है, तो यानी कि मुझे शटरिंग कितनी लगानी पड़ेगी? शटरिंग का बॉटम, मुझे शटरिंग का बॉटम लगाना पड़ेगा 1600 माइनस 150, 1550 प्लस मैं इसमें 20 mm एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। मैं 1517 का यहाँ पे बॉटम लगाऊंगा, ठीक है? तो 1570 का बॉटम लगाने के बाद
जब यहाँ पे पोरिंग होगी तो लोड ऐसे नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? तो ये 1500 पे या 1560 पे मुझे एग्ज़ैक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हम साइट के लिए आगे देखते हुए ड्राइंग्स को रीड करते हैं, ठीक है? और जो ये शटरिंग है, जब हम देखिए स्टेयरकेस की एक और ख़ासियत बताता हूँ आपको जिसमें फँसते हैं सबसे ज़्यादा कि ये लैंडिंग है, ठीक है? अभी एक फ्लाइट तो नीचे से आ रही है, अब एक फ्लाइट आपकी ऊपर को जा रही है, ठीक है? तो जो फ्लाइट नीचे से ऊपर को आ रही है, तो उसमें तो एक सीढ़ी का यहाँ पे मार्जिन जैसे ये है, ठीक है? तो यहाँ पे एक सीढ़ी का मार्जिन होता है पहले से ही, तो आपको जो शटरिंग लगेगी वो यहाँ तक लगेगी बॉटम की, ठीक है? ये शटरिंग बॉटम की यहाँ लगेगी और यहाँ पे ये यहाँ राइज़र आएगा क्योंकि इधर बिल्कुल इस पॉइंट पे राइज़र बनता है, तो इतनी हिस्से की एक सीढ़ी की शटरिंग आपको आगे लेके चलनी पड़ती है, जिसे हम साइड पे नील से मार्क भी करते हैं, ठीक है? और जो ये वाली शटरिंग है जो ऊपर जाएगी, उसको आपको एक सीढ़ी आगे से इसमें आपको पीछे नहीं जाना, बिल्कुल लैंडिंग के कोने से ही ये फ्लाइट लगानी पड़ती है ना? तो जो मैंने एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया था ना आपको अभी, ये वाला, कहाँ गया? हाँ, यही वाला क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया था, ये रिइंफोर्समेंट में कवर हो गया। तो जिस तरीके से जब मैं आपको ये एक बना के दिखा रहा था ना कि भई ये वाली एक सीढ़ी और ये लैंडिंग ऐसे गई, ठीक? तो इसके लिए जैसे मेरी लैंडिंग दी हुई है कितनी है? मेरी लैंडिंग की लंबाई है 1500, 1500 की लैंडिंग है, ठीक है? ये कोना है, ये। तो 1500 फिर ये राइज़र यहाँ पे टक्कर आ गई, ठीक है? फिर आप आगे गए, फिर ये इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस डेवलप हो गई। ये साइड पे आपका बन गया। अब जब आप नेक्स्ट फ्लाइट ऊपर लेके जाएँगे तो आप यहाँ से नहीं लगाएँगे उसकी फ्लाइट ऐसे, नहीं, आपको लगानी पड़ेगी यहाँ से, आप लगाएँगे इस इधर से, ठीक है? अब आप समझ जाएँगे कि क्यों? यहाँ पे आप फ्लाइट लगाएँगे तो आप यहाँ से ऐसे सीढ़ी को कवर करेंगे। ये राइज़र और ये राइज़र एकदम सामने-सामने दिखेंगे, ठीक है? और आप फिर ये ऐसे अपनी सीढ़ी बनाते जाएँगे। थोड़ा-सा गलत हो गया है, ड्राइंग पे वैसे मत जाइए, कांसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता। ये कांसेप्ट मैं आपका एकदम बढ़िया से क्लियर करता हूँ। स्टेयरकेस का जो स्लोप अधिकतर रखा जाता है वो 45 डिग्री टू 60 डिग्री तक ही जाया जाता है, उससे ज़्यादा फ्लाइट का स्लोप रखा नहीं जाता। तो ये एक मेन टर्म थी स्टेयरकेस को समझने के लिए। आई होप ड्राइंग रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसे क्लियर करूँगा। थैंक यू।